नाम तारुफ का पहला मरहला होता है। दीगर तफसीलात में कारोबार, शुगल, आदात, अखलाक वगैरह शामिल हैं। किसी भी शख्स का नाम जहन में आते ही उससे जुड़ी दीगर तफसीलात हमारी सोच में खुद ब खुद एक एहसास की सूरत पैदा होती हैं। जैसे किसी भी मुल्क, कौम या शख्स का जिक्र हो तो उससे जुड़ा मनफी या मुस्बत तासुर खुद ब खुद आपको अपनी लपेट में लेता है। कुर्रे अर्ज़ पर बसती मुख्तलिफ अक़वाम एक दूसरे को नामों से जानती ज़रूर है, मगर उन नामों से जुड़ा मनफी या मुस्बत तासुर बाहमी ताल्लुकात पर असर अंदाज ज़रूर होता है। रियासत वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए मामूल का काम करती है और कारोबारी तबका तिजारत के ज़रिए अपना अहम और बुनियादी किरदार अदा करता है, लेकिन इंसानी ताल्लुक पैदा होता है कल्चर या सकाफत से। कामयाब और अमीर अक़वाम अपनी सकाफत और कल्चर को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों देती हैं? फिल्म इंडस्ट्री किस तरह रियासत और उसके इदारों की मुआविन साबित होती है, और सबसे बढ़ के ये कि फिल्म के जरिए किस तरह ज़हनों को तस्खीर किया जाता है, आज हम इसकी तलाश करेंगे। फिल्मी और अफसानवी किरदार क्यों तख्लीक दिए जाते हैं और बाद में हकीकी दुनिया में उनकी इज्जत क्यों की जाती है? क्या ये सब दीवानेपन की निशानी है? हॉलीवुड का और पेंटागन CIA इनका रिश्ता क्या है भी या नहीं? तो पेंटागन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक्टिव हुआ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। वाई वी फाइट नाम की एक 6 डॉक्यूमेंट्री की सीरीज़ पेंटागन ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, कैमरा इक्विपमेंट फ्राहम किया। 1948 में आके उन्होंने एक अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट कायम कर दिया। उस डिपार्टमेंट के अंदर आपके स्क्रिप्ट्स जाते थे, उन स्क्रिप्ट्स को चेक करते थे, उसमें वो चीज़ें देखते थे कि अमेरिकन आर्मी के अगेंस्ट तो कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन पेंटागन का जो डिपार्टमेंट है, कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर वहाँ स्क्रिप्ट क्यों जमा कराएगा? क्योंकि उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होती है। वॉर मूवी बनाने के लिए उसको हेलीकॉप्टर्स चाहिए होते हैं, उसको टैंक्स चाहिए होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, जो उनके मेजर्स, कर्नल रैंक के बंदे होते हैं, जो उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आपने कम्बैट मिशन लड़ना है। ये चीज़ें जब उनको चाहिए होती हैं तो फिर वो अगर प्राइवेटली इसको प्रोड्यूस करेंगे तो उसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर पेंटागन उनको देगा तो कम होगा। फोटोग्राफी की अहमियत क्या है? हमारे मुल्क में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर जिंदगी गुजारना किस तरह का तजुर्बा हो सकता है, पूछते हैं अब्दुल क़य्यूम से। आजकल तो इसके बगैर दुनिया मूव ही नहीं कर रही है। मतलब आप देखें कि शायद किसी ज़माने में जो हम कहते होते थे कि जी एजुकेशन की बेस के ऊपर आप सब कुछ फ़तह कर लेते हैं, आजकल लोग टीवी की बेस के ऊपर, चैनल्स की बेस के ऊपर, एड्स की बेस के ऊपर सब कुछ दुनिया को फ़तह कर रहे हैं। आपको CNN कुछ भी दिखा दे, आपका चैनल आपको कुछ भी दिखा दे, लोग उसको सच मान लेते हैं और दुनिया ज़्यादा देखती है। अब वो अखबार पढ़ने या तस्वीरों से हम आगे जा चुके हैं, ये आगे का स्टेप्स है हमारे हिसाब में। लेकिन जितना अच्छा इमेज इससे क्रिएट होता है, सॉफ्ट कह लें, बेहतर कह लें, बहुत मेजर रोल है हमारे यहाँ फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी बेस है उसकी, फिल्म मेकिंग के भी हम कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट से वो आई थी। अब किसी भी जगह दुनिया में आप जाते हैं, आप एंटर होते हैं, बिलबोर्ड देते हैं। हमारे यहाँ जाके आप एयरपोर्ट पे एंटर हो, आपको एकदम
अजीब सा फील होता है, घुटा घुटा सा। हम एक माहौल के अंदर दब के रह गए हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल सके हैं। हम उससे निकलना चाहते भी हैं तो लोग निकलने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं, जो हम करना चाहते हैं हमें करने नहीं दिया जाता उसके मुताबिक। एक डर सा बैठा हुआ है, कुछ खुद हम डर जाते हैं कि यार ये करेंगे तो कुछ हो ना जाए, हालांकि उसका रिएक्शन इतना नहीं होगा, हम पहले ज़्यादा डर गए हुए हैं लोगों से। स्टोरी पहले मेरे सॉन्ग की तो स्टोरी ये है कि मैंने वहाँ पर जाकर अपना जॉब की, तो मेरे ऑनर ने कहा कि आप थोड़ी सी ज़रा आवाज़ वगैरह लगाओ, कस्टमर को अट्रैक्ट करो, यार लोग गुजर जाते हैं। यानी जब आप फिश बेच रहे हैं जी, तो वहाँ पर गोरे काले यानी कि जितने भी अफ्रीकन वेस्ट इंडीज़ के लोग, पूरे इंग्लैंड के लोग, हमारी पाकिस्तानी इंडियन सब कम्युनिटी के लोग आते जाते। तो मैंने तो एक आवाज़ लगाई मछली बेचने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर एक ऐसा राज रखा हुआ था जो पोशीदा ओपन हो गया मेरे आवाज़ लगाने के बाद। तो वही लोग थे, गोरे थे, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी जब मैंने कहा कि कामा लेडीज़ कामा लेडीज़। वो आप पहली ही आवाज़ पे यकीन करें कि वहाँ पे मुझे इतनी इज्जत मिली कि वो लोग रुक गए। उन्होंने कहा कि यार आप तो बहुत अच्छा गाते हो। क्या पार्लियामेंट या हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री के मामलात में कोई किरदार अदा कर सकती है या उसे करना चाहिए? और क्या हमारे साबिक हुक्मरान बरतानिया में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है? फिल्म जैसी एक मीडियम के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपकी इंडस्ट्री कोलैप्स भी कर सकती है, आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स भी दे सकती है। अपनी अपनी इंडस्ट्री को वेस्टर्न मुल्कों ने बचाया है, उसकी तो मिसालें हैं। बरतानिया में हमें इस तरह की कोई मिसाल मिलती है? जी बिल्कुल। कोई 8-10 साल पहले इसी तरह हुआ कि कुछ उनके चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि वो सस्टेन नहीं कर पा रही थी, और उस साल एकदम से उनका जो 30 फिल्में शायद साल की यूके की इंडस्ट्री बनाती है, उसमें से कोई चौथाई एक ख़त्म हो गई। अगले साल की फिर प्रेडिक्शन हुई कि शायद अगले साल फिर ये और नोज़ डाइव कर रहा है। मसला पार्लियामेंट तक पहुंचा। पार्लियामेंट ने कहा हमें इसको हर सूरत में डाइवर्ट करना है, इसको हम नीचे गिरती गिरती इंडस्ट्री को वी हैव टू टेक इट अप। सो उन्होंने फिर 22 मिलियन पाउंड्स उस वक्त 8-10 साल पहले उन्होंने डाइवर्ट किए, और उन जगहों के ऊपर डाइवर्ट किए जहाँ से वो चीज़ जो है वो वापस आई, और उन्होंने उसको सस्टेन किया। कामरान लाशारी का ताल्लुक ब्यूरोक्रेट्स के उस तेजी से गुम होते हुए तबके से है जो हुस्न और खूबसूरती पर सिर्फ अफसरों का ही नहीं, अवाम के हक को भी तस्लीम करते हैं। आपको यह जान के शायद खुशगवार हैरत हो कि कामरान लाशारी अब अपनी अदाकारी के जौहर पर्दा स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये मार्केटिंग है, और इन कौमों के पास असल में शायद इतने हीरोज हैं नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, वो हीरोज बनाते हैं और अपनी एक तस्वीर दुनिया में डेवलप करते हैं उनके ज़रिए। जहनों को जीतने का एक ज़रिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझना चाहिए कि ये कौमें क्यों करती हैं। वो इसलिए करती हैं, दे नो हाउ टू कैप्चर द माइंड्स ऑफ पीपल, and capturing your minds is more important than capturing land or economy or anything. So और वो ज़हनों का पेराज जो होता है वो कल्चर के ज़रिए, फिल्म के ज़रिए, ड्रामा और आर्ट के ज़रिए और म्यूज़िक के ज़रिए होता है।
मुल्क की शनाख्त, एक मुल्क की पहचान, एक मुल्क को इंट्रोड्यूस कराना फिल्म मीडियम से बेहतर और कोई मीडियम नहीं है। स्लमडॉग मिलियनेयर वेंट टू ऑस्कर्स, ऑल्दो उसमें इंडिया की रियलिटी भी दिखाई गई है, लेकिन वो एक बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन टू द अदर वर्ल्ड विच द वर्ल्ड विच डिड नॉट नो हाउ इंडिया इज़ लाइक एक्चुअली उसमें दिखाया। स्लमडॉग में बहुत लोगों का एतराज़ हुआ कि इंडिया की बड़ी बैड पिक्चर दिखाई गई है, लेकिन दैट वाज रियलिटी, बेस्ड ऑन रियलिटी दिखाया, इंट्रोड्यूस हुआ। अभी अ सेपरेशन, एक ईरानी मूवी जिसको ऑस्कर मिला लास्ट टाइम, उसमें ईरान का कल्चर बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। एक लड़की जो कि स्कार्फ पहने बैठी है और उसी में उसने पूरी फिल्म, कहीं डांसेस गानों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फ़िल्म का टॉपिक ऐसा था, और उससे हमें ईरान का कल्चर पता चलता है। तो ऑफ कोर्स हॉलीवुड की हम मूवीज़ देखते हैं, हमें उनके आइडियाज़, उनकी थॉट्स, उनके लोगों की अप्रोच पता चलती है, वो क्या सोचते हैं। जॉन वैन रेड इंडियंस के ऊपर जितनी मूवी बनी, नेटिव अमेरिकन के ऊपर वेस्टर्न्स, उसमें वो मिस्टर अमेरिका, जब वो फौत हुआ तो एक जापानीज़ अखबार ने उसकी खबर भी ये लगाई कि मिस्टर अमेरिका की मौत हो गई। उसने सबसे पहले वियतनाम वॉर के ऊपर ग्रीन बैरेट फिल्म बनाई, जिसका उसने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को लेटर लिखा कि अगर आप मुझे ये लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे तो मैं इस वॉर में आपके लिए हेल्पफुल होऊंगा, रायमा हमवार करने। पेंटागन ने रिफ्यूज़ किया इसी वॉर के अंदर, जब फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने अपनी फिल्म अपोकलिप्स नाउ बनाने की कोशिश की, जो उसने जोसेफ कॉनरेड के नावल से ली, जिसमें वो उसकी स्टोरी ये थी कि एक आदमी, पेंटागन का एक जनरल, वियतनाम के अंदर मैड हो जाता है, अपनी किंगडम खड़ी कर लेता है और वायलेंस पे उतर आता है, और वो पेंटागन की पहुंच से बाहर हो जाता है, जो फिल्म की स्टोरी है। तो फिर वो अपना CIA का एक स्पाई लेते हैं, उसको कहते हैं कि अब इसको असैसिनेट करना है। पेंटागन ने सबसे पहले जो एतराज़ किया फ्रांसिस फोर्ड कपोला की स्क्रिप्ट पे कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। एक तो हमारा कोई जर्नल इस हद तक जा नहीं सकता, हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, फिर हम CIA को भेज के अपना ही बंदा असैसिनेट नहीं करवा सकते और अपना जर्नल नहीं करवा सकते। पेंटागन ने रिफ्यूज़ किया उसको। उसके लिए फिर फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने अपने पैसे से फिल्म शुरू की फिलीपीन के अंदर आके। तो फ्रांसिस फोर्ड कपोला का बजट इतना एक्सीड हुआ कि वो नियर बैंक्रप्सी तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद ये फिल्म पूरी दुनिया में सक्सेसफुल रही, और वियतनाम के ऊपर अगर एंटी वॉर प्रोपेगेंडा में हम जाएं तो ये बेस्ट फिल्म उस दौर की गिनी जाती है। कितनी इज्जत आपको वहाँ मिली? कहीं आपको, यानी आपको इनविटेशंस आए बड़ी दावतों के, या आपको हीरो जो लोगों ने माना ऑडियंस ने, आपको ये फील हुआ कि आपको कोई दहशतगर्द समझा जा रहा है, पाकिस्तानी समझा जा रहा है, या अकलियत का नुमाइंदा समझा जा रहा है, या आपके कलर की वजह से या रेस की वजह से तासुब बढ़ता जा रहा है? उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तानी हो, आप मुस्लिम हो, आप क्या हो। वो कह रहे हैं कि आपने जो किया उसने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। हमारे मुल्क में लोग इतने खुश हैं आपकी इस कैची ट्यून से कि हम अपने ऑफिस में, सेंट्रल लंदन के ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं कि कामा लेडीज़ कामा लेडीज़। तो वहाँ पर मेरा ऐसा इस्तकबाल हुआ कि मैं परेशान हो जाता था, यार मैं को माइकल जैक्सन थोड़ी हूँ, इतनी इज्जत दी जा रही है। मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ तो नियर 35,000 पीपल हैं जो मुझे ट्विटर पर इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, और सारे के सारे गोरे। Come on ladies, £1 fish. Come on ladies, £1 fish. £1 fish. Have a look, £1 fish. Have a look, £1 fish. Very, very good, £1 fish. Very, very cheap, £1 fish. 6, 4, 5 pound, £1 each. 6, 4, 5 pound, £1 each. Come on ladies, today fish £1 each. £1 each, £1 each. अब ये भी तो एक मामला है ना कि एक आदमी फोटोग्राफी जो पढ़ना चाहे उसके लिए ये कैसा कैरियर है? बहुत साल पुरानी बात है, मतलब मैंने
84-85 में काम शुरू किया। और मज़े की बात, मेरा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं कार पे था, तो जिस बंदे से एक्सीडेंट हुआ वो बंदा बड़ा उतर के कहता क्या करता है? मैंने कहा मैं फोटोग्राफर हूँ। तो बड़ा कहता यार हैं फोटोग्राफर तो रखी गड्डी हुई है। तो आज भी जो है ना वो ये है, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अब बहुत पैसा है, तब भी पैसा था, अब भी पैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, हम वो पहले ये देखते हैं कि यार इससे हम रोटी कमा सकते हैं कि ना, इसलिए आर्ट परवान नहीं चढ़ता हमारे यहाँ। हमें पहले रोटी की फिक्र होती है, जिसकी वजह से हर तरह का आर्ट दबता जा रहा है, आपका ख़त्म होता जा रहा है। डू यू रिकमेंड दिस एज अ प्रोफेशन? वेरी मच। As we all know, it's a very obvious thing. Film industry does not exist anymore in Pakistan. लेकिन जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पश्तो में फिल्में बनती हैं, पंजाबी में, तो आई डोंट कॉल देम एन इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री और अ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दे आर द रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान के बारे में जो एक कन्फ्यूजन है पूरी दुनिया में, बहुत से लोगों को, हम लोगों को इसलिए फील नहीं होता कि हम यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वी नो व्हाट इज़ पाकिस्तान एंड व्हाट आर वी अबाउट, हमें अपनी वैल्यूज़ भी मालूम है, सब कुछ है, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का। और काश हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी होती और एक बड़ी इंडस्ट्री होती, तो आज दुनिया में एक अच्छे तरीके से हम लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर रहकर ये बनती हैं, और वो इसीलिए अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। एक तरफ जंगें कर रहे होते हैं, एक तरफ दुनिया पे बम गिरा रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो एक सॉफ्ट इमेज, एक ऐसा अपना कह लीजिए हीरोज़ डेवलप करने की भी एक काविश कर रहे होते हैं, जिससे दुनिया उनको एक उस रंग में देखे जिस तरह वो दिखाना चाहते हैं। सो ये कौमें जो हैं ये गेम को समझती हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमने ये तमाम मीडियम्स अपने हाथ से गवा दी हैं। आज इस मुल्क में ना आर्ट है, ना पेंटिंग्स। अपने हीरोज़ बनाए नहीं, पेंटिंग में ले लीजिए सादकैन, चुगताई साहब, क्या बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन कहीं उनका नाम मुझे पूरे मुल्क में नज़र नहीं आता, किसी मीडियम पे नज़र नहीं आता। दुनिया में हमने देखे हैं पेंटर्स के नाम पर एयरपोर्ट्स और पेंटर्स के नाम पर शहर आबाद हैं। माजिद, बताइएगा आपने फ्रांस में जाके ये साउंड के हवाले से क्या सीखा है, क्या काम किया है? जी, मैंने एमफिल की थी इन साउंड डिज़ाइन, और मैंने काम भी किया है वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के साथ, और इसके अलावा म्यूज़िक एक्सपेरिमेंटल ऑडियो इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री। डिज्नी वर्ल्ड के साथ भी आपका कोई? हाँ जी, मैंने कॉमिक कलरिंग की है उनके लिए कुछ अर्सा। अच्छा माजिद, क्या वजह है कि आप जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, यहीं रहते हैं, आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन हमारी फिल्म का साउंड ये कितनी इंपॉर्टेंस होती है? मेरा ख्याल है कि साउंड की इम्पोर्टेंस इन अ वे विजुअल से ज़्यादा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो साउंड पे बेस कर रहे हैं। अगर आपके प्रॉपर यानी डायलॉग्स या आपके कंटेंट कम्युनिकेट नहीं हो रहा तो गैप्स आ सकते हैं। व्यूवरशिप है ज़्यादातर शहरों में नहीं है, जिसकी वजह से अगर एक अच्छा माजिद, मैं आपसे गुजारिश करूँ, व्यूअर तो मौजूद है, अच्छी फिल्म आती है, वो हॉलीवुड की हो, वो बॉलीवुड की हो, जाके टिकट खरीदता है बंदा, 150 रुपए का, 200 रुपए का देखता है। व्यू मार्केट मौजूद है, मार्केट भी मौजूद है, अच्छा काम करने वाले, प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, हमारा प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपकी जगह कोई और उसको डिफाइन करेगा, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। यानी हमारे ही कल्चर को, हमारे ही सोसाइटी को अगर हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और वो खाली जगह नहीं रहेगी, वो खाली नहीं रहेगी। और कोई और अगर आप नहीं कर रहे हो और आपकी व्यूअरशिप किसी और मार्केट की तरफ चल पड़ी है, और उसका इम्पैक्ट आपको हर घर में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख लें, कुछ आप हर घर में बच्चे होते हैं, आप उनकी लैंग्वेज में देख लें, कुछ ख़ास वर्ड्स ऐड इन होना शुरू हो गए। सोवियत यूनियन के अंदर लेनिन की सबसे बड़ी कोटेशन जो फिल्म के अंदर अब तक आती है, उसने कहा था कि अगर हमने अपनी आइडियालॉजी को प्रोपोगेट करना है, कम्युनिस्ट आइडियालॉजी को फैलाना है, तो उसके लिए फ़िल्म जो है वो सबसे पावरफुल टूल है। और उस दौर में जो सबसे बड़ी फिल्म सामने आती है जो लेनिन की फ़िलासफ़ी को ट्रांसलेट करती है,
वो थी स्ट्राइक। स्ट्राइक के अंदर फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किस तरह से उनके टाइम के औकात बढ़े हुए हैं, उनके बीवी बच्चे जो हैं वो किसी गंदी जगहों पे रह रहे हैं। इनसे तंग आकर मज़दूर जो हैं वो उसके ऊपर हल्ला बोलते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा करते हैं। में जब हम आ जाते हैं गोर्बाचोव के पास रशियन सोसाइटी काफ़ी उसकी टूट फूट हो चुकी है एक स्ट्रिक्ट सेंसरशिप के अंदर और एक स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी के ऊपर। एक फिल्म बनी उसमें मॉस्को डज नॉट बिलीव इन टीयर्स, 1982 में इसको ऑस्कर दिया गया। तो ये रशियन स्पिरिट को बहुत बेहतर तरीके से फिल्म डिपिक्ट करती है। जब प्रेसिडेंट रेगन की और गोर्बाचोव की पहली मीटिंग होनी थी तो प्रेसिडेंट रेगन ने ये 10 से 11 मरतबा फिल्म देखी थी सिर्फ रशियन की जो स्पिरिट है उसको समझने के लिए, रशियंस के आपस के रिलेशनशिप को समझने के लिए। एज ए नेशन हमारी रिप्यूट पूरी दुनिया के अंदर बहुत ख़राब इस जगह हो चुकी है। हमें वो अब भी यही समझते हैं कि शायद हम आज भी गधे घोड़े को पे सवारी कर रहे हैं वहाँ पे। हालांकि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं बाकी लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम उनसे बेहतर ट्रेंड हैं, हम उनसे बेहतर कोर्स्ड है। लेकिन हमारा क्या होता है कि एज ए नेशन हमें वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि एक एशियन को कह लें, पाकिस्तानियों को साथ स्पेशली, अगर हमें वो 4-5-6 हज़ार दरम की जॉब देते हैं तो वही जॉब गोरे को वो 15-20 हज़ार दरम की दे देते हैं। और इंडियंस को भी हमारे से ऊपर रखते हैं वो थोड़ा। फिल्म इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में मुल्क में आएगी, मूवी कॉल्ड वार, जिसका प्रोमो भी इस वक्त आ चुका है और फिल्म आने वाली। उसके प्रोड्यूसर डॉक्टर हसन हैं और उसका डायरेक्टर बिलाल है जो मेरा बेटा है। और उसमें मैंने भी एक किरदार अदा किया है जो एक आप कह लीजिए इंटेलिजेंस चीफ का रोल है। और वो फिल्म जो है वो इसी मौजू पर है कि हमारे मुल्क किन हालात से दो चार है। ये दिखाया है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कितनी मजबूत है। पाकिस्तानी वो कौम है जिसके मरने का किसी को कोई अफसोस नहीं होता, अब खुद उनको भी नहीं। For the first time, America's two most electrifying actors collide. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer in a Michael Mann film. Heat. तो जब आप बरतानिया से वापस आए उसके बाद आप फ्रांस गए, तो वो प्रोसेस इतने कम दिनों में कैसे हुआ? ये मुझे फ्रांस जाना था। बेसिकली मैं पाकिस्तान आया ही इसी मकसद के लिए था कि मुझे फ्रांस के लिए वीज़ा अप्लाई करना था। तो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मुझे पाकिस्तान से आके करना था। तो मैं बड़ा वरीड था, मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे। तो मैं ये सोच रहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मुझे फ्रांस का वीज़ा मिल जाए। मैं कोई हिना खर रब्बानी साहिबा की इधर उधर सिफारिशें ढूंढ रहा था कि मुझे कोई सिफारिश मिल जाए। तो मेरी कंपनी ने कहा कि यार आप अपना ही तारफ़ करवा दो, आपको नहीं पता ये तारफ़ बहुत अच्छा होगा। तो मैंने वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो उन लोगों ने मुझे एम्बेसी में टाइम दे दिया। यकीन करें मैं एम्बेसी गया तो मैंने रोना शुरू कर दिया। ऐसा मेरा इस्तकबाल एम्बेसी में हुआ, 1 दिन में मुझे वीज़ा मिल गया। दिल चाहता है कि ऐसे ही लोग हों पाकिस्तान की शनाख्त, आप जैसे लोग, देखिए प्यारे लोग, प्यार करने वाले लोग होने चाहिए। आप जो कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करने वाले लोग होने चाहिए। देखिए मैंने तो मछली की आवाज़ लगाई ना, तो उन लोगों के दिल में इस काम की इतनी रिस्पेक्ट है कि पूरी दुनिया में हूँ। नहीं, आप माशरों का फ़र्क देखिए कि वहाँ पे उस माशरे में एक यानी आप फ़िश बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं और आपकी उसी लय को लेकर आप स्टार बन गए जी। क्या ये हम पाकिस्तान के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ मछली को बेचने वाला आवाज़ कितनी भी सुरीली लगाए, क्या वो कभी स्टार बन सकता है? देखिए आज तक तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में ये मसाले हैं। हम इतना अप्रिशिएट नहीं करते, शायद हम इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जो लोग
यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हम लोग उनके पास से ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया, मैंने किया तो मुझे पहले दिन से ही लोगों ने कैच कर लिया कि यार आप तो बड़ा गा रहे हैं। और पता नहीं कितनी सुरीली आवाज़ों वाले यहाँ पर ऐसे ही हज़ारों और लाखों की तादाद में होंगे। सिर्फ एक चाहने वाले लोग होने चाहिए और एक परखने वाली आँख होनी चाहिए। आपका क्लाइंट इंडिया जाके काम करा रहा है, आपका क्लाइंट थाईलैंड दुबई में काम करा रहा है, क्यों? यहाँ की लड़कियाँ मॉडल एज ए प्रोफेशन फोटोग्राफर इतना अननेसेसरीली अमाउंट्स मांग लेते हैं कि वो ही काम इंडिया के अंदर 10 गुना क्या 20 गुना 50 गुना सस्ता उनको मिल जाता है, बाकी मार्केट में सस्ता मिल जाता है। आप ये तो देखें कि यार आपकी मार्केट है, आपको उसको ग्रो कराना है, आपको बाकी लोगों को लेके चलना है। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट उन्होंने कब्जा किया हुआ पूरे के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरीली बजट मांगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा मीडिया का बिजनेस जो है वो इंडिया चला है। बॉन्ड हमारे सामने आता है कोल्ड वॉर एरा में, थ्रू अमेरिकन मूवीज़ देख रहे हैं और उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर कम्युनिस्ट आइडियालॉजी के अगेंस्ट कोई सीसा पिलाई की दीवार बना हुआ है तो वो अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन स्पाई, CIA, पेंटागन यही है। जिसके अंदर बरतानिया ने फिर बॉन्ड के ज़रिए ये इंट्रोड्यूस करवाया कि नहीं भाई MI6 भी कोई चीज़ है और अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगी, अमेरिकन पैसा होगा। ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ उस वक्त तक नहीं चल सकते, कामयाब नहीं हो सकते जब तक इनको ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो है वो मैसर नहीं है। जेम्स बॉन्ड को अगर हम कैरी करें तो आखिरी फ़िल्म जो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद बिल्कुल हमारे साथ फौरी तौर पर सामने आती है वो गोल्डन आई। गोल्डन आई का अगर आप टाइटल देखें तो उसके अंदर बॉन्ड गर्ल्स जो हैं वो हथौड़ा और दराती का जो एक सिग्निया होता था सोवियत यूनियन का, उसको वो तोड़ रही हैं। स्टॉलिन का मुजस्मा गिर रहा है, इसका लेनिन का मुजस्मा गिर रहा है और बॉन्ड उनके ऊपर जो है वो पाँव रख के चल रहा है। Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. कुछ ऐसा ज़हन डेवलप हुआ है, कोई ऐसा फ़लसफ़ा सामने आया है जो जॉय किलर का फ़लसफ़ा है, जो जिसको हर एक खूबसूरत चीज़ से, हंसती गाती चीज़ से एक चिढ़ है, एक नफ़रत है। और ऐन मुमकिन है बहुत जल्द इस मुल्क में, मैं समझता हूँ अब भी, बल्कि जल्द क्या है, बल्कि अब भी कहीं बाहर से भी दुनिया के कोई बादशाह भी आए तो हमें दिखाने को ऊँट और घोड़ों के नाच के अलावा कुछ नहीं है। इंडिया का जो इमेज बना है, मैं समझता हूँ उनके गानों से और उनकी फिल्मों से जो है कम से कम 50% इज स्ट्रेट अवे ड्यू टू दैट। इट इज़ ऑल फ्रिल्स, इट डजंट मीन एनीथिंग, इट डजंट होल्ड एनी वैल्यू। अगर ये सूरत है तो फिर ठीक है, बसंत हो जाए, कोई गीत हो जाए, ना हो, बल्कि ना ही हो तो अच्छा है। एक मैं गुजारिश आपसे करूं कि हमारी जो फिल्म है, हमारी जो सिनेमा फोटोग्राफी हम देखते हैं, उसके बाद फिर ये कहना कि हमारे पास टैलेंट है, उसके बाद फिर ये कहना कि हम आइडियाज़ हैं, ये कोई बात है, तजाद नहीं है? तजाद है बिल्कुल। हमारे यहाँ दो तरह के इंस्टीट्यूट शुरू से चलते आ रहे हैं। एक है जो पढ़े लिखे हैं, जो एक इंस्टीट्यूट से निकले और एक के बाद दूसरा जो है ना वो उसको फॉलो करता चला गया। दूसरे वो हैं जो उस्तादी शागिर्दी के अंदर निकले हैं। टीवी के अंदर जो अब जिसकी बात कर रहे हैं, फिल्म के अंदर वो उस्तादी शागिर्दी वाले, उनके पास किसी के पास नॉलेज नहीं है। उस्ताद ने कह दिया कि जी यहाँ से जैसे टेक्निकली हम कहते हैं कि जी आपने अपर्चर 5.6 रखना है, क्योंकि उस्ताद ने कह दिया, उसने लॉजिक नहीं पूछना, उसने रीज़न नहीं पूछना, वजह नहीं पूछनी कि जी लाइट वहाँ है तो वहीं पर रहेगी, क्योंकि उस्ताद ने कहा था वहाँ पर लाइट रखनी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ सब्जेक्ट पढ़ के निकल रहे हैं, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको काम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो एक पूरा वहाँ उस्तादी शागिर्दी चल रही है, वो एक माफिया है, वो किसी को आने नहीं देते, वो घुसने नहीं देते। उसी तरह फिल्म के मुकाबले में टीवी पे जब आप आते हैं तो टीवी के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर काम नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? कि वहाँ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और एंट्रियाँ होती जा रही हैं।
मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता जो लोग अमूमन कहते हैं कि जिस तरह की आपकी कौम होगी उस तरह के आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री उनको फिल्में देगी, उसी तरह के स्क्रिप्ट्स होंगे, उसी तरह के सब्जेक्ट मैटर्स होंगे। ये एक फ़िल्म आर्टिस्ट की, हर आर्टिस्ट की, जो भी पेंटर हो, थिएटर परफॉर्मर हो, उनकी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो एजुकेट करें आगे अपने कौम वालों को, अपने मुल्क वालों को। पाकिस्तान में इतनी अच्छी फिल्म्स नहीं बन रही जो हमारा ट्रू कल्चर शो करे। जो ज़्यादा से ज़्यादा बन रही हैं वो भी गुजर, पंजाबी और बैकवर्ड फैमिली। हमारे बैकग्राउंड्स भी ऐसे रहे हैं कि हम लोगों को घर, औरतों को, लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलना। जो लोग आ रहे हैं वो किसी बहुत मजबूरी के तहत फिल्मों में काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इतने नहीं रहे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने सफ़र किया है। और हम लोग जो नई जनरेशन है वो पूरी उम्मीद है कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकें अपनी इंडस्ट्री में बेटरमेंट भी लेकर। मैं वहीद मुराद साहब की यहाँ मिसाल दूंगा, वो हमारे मुल्क के हीरो थे। मैंने जो सुना है और जो मुझे याद है कि उनका क्रेज़ आज भी डेवलप है, आज भी पीपल लव हिम। और जो सुना है बातें कि जब वो बाहर निकलते थे तो शायद उनकी गाड़ी चल नहीं पाती, इतना रश होता था। और उनका हेयर स्टाइल जो था वो पाकिस्तान के हर दूसरे आदमी का हेयर स्टाइल वो होता था। तो ऐसा नहीं है, संतोष साहब, दर्पण साहब और इवन बेग साहब, जावेद शेख, इन लोगों की बड़ी इज्जत रही है। और आज मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि लोग इज्जत क्यों नहीं देते, हमें ये भी सोचना चाहिए। मैं पहले ये सोचता कि क्या मैंने इज्जत बनाई है अपनी, तो मुझे ये लगता है कि कमी हर तरफ से है। हमारी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है हमारी इंडस्ट्री को। आवर पीपल मोस्टली आर कन्फ्यूज्ड बिकॉज हमारे लोगों को इतना इंजेक्ट कर दिया गया है फॉरेन कंटेंट, फॉरेन हीरोइंस, फॉरेन गाने, फॉरेन हीरोज़ को। शाहरुख खान की अगर आप मिसाल दे रहे हैं तो उसके लिए यू नीड अ बिगर कंट्री, यू नीड अ बिगर इंडस्ट्री, वेरी बिग इंडस्ट्री, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल फॉर दैट, एंड यू नीड लॉट ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले गवर्नमेंट सपोर्ट। फिल्म हमारे यहाँ भी आइडियोलॉजिकल उसके ऊपर, मोड के ऊपर रही है। हमारी फिल्मों के अंदर अगर आप देखें, मोहम्मद अली साहब के दौर की फिल्में, नदीम साहब के दौर की फिल्में, हीरो एंग्री यंग मैन है। एक वेग सा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। बड़ी मिसाल पाकिस्तान के अंदर आइडियोलॉजी के साथ जो फिल्म का मेल बनता है, इंटरनेशनल गोरीले आपने देखी होगी। सलमान रुश्दी ने जब वो किताब, अपना नावल लिखा, उसके फौरी बाद ये फिल्म बनाई गई, जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन और जावेद शेख, 2-3 और अदाकार और अफजाल साहब उसमें सलमान रुश्दी बने हुए हैं। वो फ़िलिपीन के अंदर जाके इनको फांसी देते हैं। सलमान रुश्दी को बना देने वालों, हम उसे कत्ल करने आ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का मैं काम करता हूँ, मुझे पता है मेरे पास आने से पहले इतना थद्दा तस्वीरों का आता है। वो गेटी इमेजेस या फलानी इमेजेस है, वो कॉपी करके लाते हैं। जी बिल्कुल हमें इस तरह के इमेजेस आप खींच के दे दें, यही मेकअप चाहिए, यही मॉडल के कपड़े चाहिए। तो आपकी क्रिएटिविटी किधर चली गई है? आप होना भी नहीं चाह रहे, आप करने भी नहीं दे रहे। यहाँ पे जो एलिमेंट जिसको आना चाहिए, दैट इज़ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। कल्चरल मिनिस्ट्री क्या करेगी? अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि फिल्म किसके अंडर है। स्पार्क ऐसे बैठे बैठाई नहीं बनता, ये स्पार्क नेचुरल बन रहा है इस वक्त, और इसको आगे ले जाना इस वक्त थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी इसको आगे ले जाने के लिए। Come on ladies, 1 pound fish. Come on ladies, 1 pound fish. Have a look, 1 pound fish. Have a look, 1 pound fish. Very good, 1 pound fish. Very cheap, 1 pound fish. 6 or 5 pound, 1 pound each. 6 or 5 pound, 1 pound each. Come on ladies, come on, 1 pound fish. Fish today 1 pound, fish today 1 pound, fish today 1 pound, fish today 1 pound. Thank you so much. Thank you so much. And it's all yours. Music. Yeah, I'm the lyric of this song, composer of this song, and singer of this song. Thank you so much. भारतीय हिदायतकार महेश भट्ट से उनके दौरे पाकिस्तान के दौरान एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तान में हर जानिब भारतीय हीरोज और हीरोइंस की तस्वीर देखते हैं,
आपको अच्छा तो लगता होगा। महेश भट्ट का जवाब काबिल गौर है। उसने जवाब दिया कि नहीं, हर कौम के हीरोज अपने होने चाहिए। हकीकी दुनिया की तो बात छोड़िए, क्या हम फिल्मी और अफसानवी हीरोज भी पैदा नहीं कर सकते? साइंसी इजादात की तो बात ही क्या हम कहानी, अफसाना, ख्वाब और ख्याल भी दूसरी अक़वाम से चुराएंगे? बहुत मुश्किल है अपने आप को खुद मस्ख कर लेना। कहो मैंने सिखाया नाखूनों को ये हुनर कैसा। Paris with love. Did you save the world today? पार्टी टिकट क्या होता है, किस तरह मिलता है? टिकट लेने के लिए बीबी के पास जाता है तो बीबी उसे कहती है कि नवीद, तुम्हारे पास लाहौर वापस जाने का टिकट है। जो शख्स ज्यादा मालदार है ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए। आपको टिकट मिल जाए उम्मीद है। मियां नवाज शरीफ खिंचे खिंचे रहते हैं। प्रेसिडेंट का आपके पास आना इतराफ है, जाहिर है, तो आपका टिकट तो पक्का है।